हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वैभव बजाज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर ख़त्म किया था। दैट मीन्स उसका मेरी तरफ से जो टीचिंग पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है ना। आपके लिए लर्निंग पार्ट ख़त्म हो चुका है, बट जो ऑब्जेक्टिव शीट्स दी हैं आपको अनाउंसमेंट पर वो आपने डाउनलोड कर ली होगी। सेकंड तो काफ़ी पहले दे दी थी, थर्ड भी आ गई होगी। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही ऑब्जेक्टिव शीट आपको सॉल्व करनी है। उसकी टाइम लिमिट मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और मीनवाइल हम स्टार्ट करते हैं मोशन, ठीक है। तो मोशन चैप्टर जो है ये साइंस का पहला टॉपिक, साइंस में फिजिक्स का पहला टॉपिक है जो कि हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मोशन के लिए आपको ध्यान रखना है, फिज़िक्स की अलग कॉपी बनेगी, है ना। तो फिज़िक्स की कॉपी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और अगर आप लेके नहीं बैठे हो तो वीडियो को पॉज करके फिज़िक्स की कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है क्या। तो स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। मोशन वर्ड का मीनिंग हम सभी को पता है। मोशन वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई भी मूविंग नेचर में है तो उसको हम मोशन बोल सकते हैं। बट क्लास 9th में आपको मोशन को अलग तरह से डिफाइन करना आना चाहिए। केवल ये बोल देना कि हाँ ये बॉडी मूव कर रही है तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। कि ये बॉडी मूविंग है, ये बॉडी मूविंग नहीं है, ऐसा केवल ऐसा बोलना सही नहीं है 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो फिर क्या बोलना चाहिए ऐसा, तो उसके लिए ध्यान से सुनेंगे। मोशन से पहले हम एक वर्ड जानते हैं, क्या? स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसको हम क्या भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी यानी कि कोई एग्जांपल दे सकते हो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का? जैसे ट्री हो गया, ट्री एक एग्जांपल हो गया। दूसरा बिल्डिंग और इलेक्ट्रिक पोल्स। आप कहीं भी चले जाओ, कोई सी भी कंट्री चले जाओ, आप कोई सी भी दुनिया में चले जाओ, क्या ट्री कभी मूविंग हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि ट्री बहुत सालों में थोड़ा बहुत डिस्प्लेस कर जाते हैं अपनी प्लेस से, ठीक है। तो उसको हम अभी हमारे कंसिडरेशन पार्ट में नहीं ले रहे हैं। स्टेशनरी यानी कि आपको वो दिखना चाहिए मूव करते हुए, ठीक है। आ रही बात समझ में? एक ऐसा नहीं कि बहुत सालों लग गए, हमने देखा कि एक पेड़ यहाँ है और हमारी बाद वाली जनरेशन ने देखा कि नहीं वो पेड़ थोड़ा सा दूर खसक गया, ठीक है क्या। इतना ज़्यादा टाइम स्पैन नहीं होना चाहिए, हम उसको स्टेशनरी बोलेंगे। तो ट्री स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक पोल स्टेशनरी, ठीक है। आप कोई सी भी कंट्री कहीं भी चले जाओ, ये तीन चीज़ जो होती है ना। बिल्डिंग कौन सी वाली? लकड़ी के घर नहीं, ठीक है। कौन से वाले? जैसे हमारे घर होते हैं ईंट सीमेंट वाले, फाउंडेशन होती है जिसकी, वो उस चीज को हम बिल्डिंग बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स भी आप कोई सी भी कंट्री में चले जाओ वहां पर स्टेशनरी ही होते हैं। क्लियर? तो कभी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो हम ये तीन चीजों में से किसी भी चीज का कंसिडरेशन ले सकते हैं। अब यहां पर हमने ये देखा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है, जो कि एक ही जगह टिका हुआ है, एक ही जगह खड़ा हुआ है। आ रही बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमको क्लियर हो गया तो अब हम मोशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो आपको मूव करते हुए दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मोशन में है और आप उसको बोल दो कि ये मोशन में है, ठीक है। तो मोशन में कौन है कौन नहीं है, कैसे बोलना है हमें क्लास 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। तो सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, ठीक है। मैं आपके सामने खड़ा हूं बिल्कुल स्टेशनरी, ठीक है। आप बैठे हुए हो बिल्कुल स्टेशनरी। तो आप मुझे क्या कहोगे? मैं मोशन में हूं क्या? नहीं, क्योंकि मैं ना इधर जा रहा हूं ना मैं इधर जा रहा हूं, मैं चुपचाप यहीं खड़ा हूं। तो आप क्या बोलोगे कि आप तो रेस्ट पर हो, आप स्टेशनरी हो। क्लियर है?
अब आप कहाँ हो, आप भी आपके बेड पर लेटना नहीं है, आपको बैठना है ना। आप बेड पर बैठे हुए हो या चेयर टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर बैठे हुए हो तो आप भी स्टेशनरी हो। बट अगर कोई हमें अर्थ के बाहर से देख रहा है, हम अर्थ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये अर्थ प्लैनेट है, अर्थ के ऊपर बैठे हुए, अगर कोई हमें दूसरे प्लैनेट से देख रहा है, स्पेस से, तो वो क्या देखेगा कि हम मूविंग नेचर में। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है सन के आसपास। आई बात समझ में? सन के आसपास रिवॉल्यूशन भी कर रही और रोटेशन भी कर रही। तो कोई अगर स्पेस से हम दोनों को ही देख रहा है तो बोलेगा क्या मुझे कि नहीं आप स्टेशनरी हो? नहीं, बोलेगा आप मूविंग हो, मोशन में हो। आप भी चेयर पर बैठे हुए हो या बेड पर बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए हो, तो आपको भी वो क्या बोलेगा कि आप भी मोशन में हो। ऐसा क्यों बोल रहा है वो? क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि वो अर्थ के बाहर से देख रहा है और अर्थ मूविंग है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो यहां पर वो ये नहीं बोलेगा कि अर्थ मोशन में है, ये बोलेगा आप सभी मोशन में हो, इवन बिल्डिंग ट्रीज भी मोशन में है उसके लिए। तो क्लियर है अच्छे से? पक्का? तो यहां पर क्या मैटर करता है? रेफरेंस पॉइंट। क्या मैटर करता है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मैटर करता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक आध एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप भी सेम ट्रेन में हो, मैं भी सेम ट्रेन में, और आपकी सीट एकदम सामने वाली है मुझसे, ठीक है, हम आमने सामने बैठे हैं, आप बैठे हो और इस साइड मैं बैठा हूं। ट्रेन में इसी तरह की सीटिंग होती है। तो जब ट्रेन चल रही है और आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में, मैं बैठा हुआ हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में आप क्या हो? रेस्ट पर हो कि नहीं हो? आपके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पर हूं कि नहीं? ठीक है, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, और हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर हैं। ठीक है, तो आपने मुझे क्या लिया? एज अ रेफरेंस पॉइंट, मुझसे कंपेयर किया आपने। तो आपके कंपैरिजन में मैं बैठा हुआ हूं, मेरे कंपैरिजन में आप भी बैठे हुए हो, यानी कि हम दोनों ही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, रेस्ट पर है। बट कोई तीसरा व्यक्ति जो ट्रेन के बाहर से देख रहा है, ट्रेन चल रही है धीरे धीरे, और कोई तीसरा व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म के बाहर से देख रहा है, वो क्या बोलेगा कि हम दोनों ही मूविंग नेचर में हैं, हम दोनों ही मोशन कर रहे हैं। क्लियर है? ट्रेन तो मोशन में है ही, ट्रेन तो जा रही है और साथ साथ में हम भी जा रहे हैं। तो क्या वो ट्रेन के बाहर वाला व्यक्ति बोलेगा क्या कि नहीं आप रेस्ट पर हो? नहीं, वो बोलेगा आप जा रहे हो और आपको टाटा कर देगा। ठीक है क्या? दैट मीन्स हम मोशन में हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट क्या हुआ? उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट होगा ट्री, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल्स। जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो देखेगा ट्रीज को, बिल्डिंग्स को, इलेक्ट्रिक पोल्स को कि हाँ ये रेस्ट पर है, और ये पूरी की पूरी ट्रेन और इसके पैसेंजर्स सभी क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो रेफरेंस पॉइंट आपको लेना हमेशा आना चाहिए। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट आपकी डेफिनेशन में भी आपको इंक्लूड करना होगा। आप जो बोलोगे, कोई एग्जांपल्स लोगे, उसमें भी आपको रेफरेंस पॉइंट इंक्लूड करना होगा। समझ में आई कि नहीं बात अच्छे से? क्लियर है? तो मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं। हेडिंग डाली सभी ने, मोशन। तो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, चाहे वो चींटी हो, चींटी छोटी सी चींटी होती है और वो बहुत धीरे 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 कहां पहुंच जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होती है और चीजें एक जगह से दूसरी जगह चले जाती हैं। क्लियर है? चाहे वो एक धीरे धीरे चलने वाली बैलगाड़ी हो, चाहे वो धीरे धीरे चलने वाला एक कोई भी जानवर हो। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? चल, तो मोशन हेडिंग डाली सभी ने। ये पहला चैप्टर है। साइंस में हमने सबसे पहले फिजिक्स उठाया, फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर मोशन देख रहे हैं हम, है ना। हेडिंग डाली सभी ने, लिखेंगे मोशन, एक सब हेडिंग डालेंगे मोशन, लिखेंगे A body is said to be in motion
a body is said to be in motion when its position changes continuously when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. फॉर एग्जाम्पल इसके वन वर्ड नहीं होते हैं, 9th क्लास में ध्यान रखो, एग्जाम्पल एक एक सेंटेंस के होते हैं पूरे, ठीक है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल और नेक्स्ट लाइन में फिर वो सेंटेंस पूरा लिखना है, ठीक है। तो सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, मतलब पोजीशन ऑफ अ कार विथ रेस्पेक्ट टू अ ट्री, पोजीशन ऑफ अ कार विथ रेस्पेक्ट टू अ ट्री। दूसरा एग्जाम्पल है पोजीशन ऑफ अवर बाइसिकल विथ रेस्पेक्ट टू अ बिल्डिंग। पहला एग्जांपल हमने कार का लिया, पोजीशन ऑफ अ मूविंग कार होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, मूविंग कार, पोजीशन ऑफ अ मूविंग कार विथ रेस्पेक्ट टू अ ट्री, और पोजीशन ऑफ मूविंग बाइसिकल विथ रेस्पेक्ट टू अ बिल्डिंग, ठीक है। लिखे दोनों एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखो टाइप्स ऑफ मोशन आपके सिलेबस में नहीं होगा, है ना, मतलब टाइप्स ऑफ मोशन, काफी तरह के मोशन होते हैं, वो हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी तरह का। बाकी ऐसा कोई आपके 9th स्टैंडर्ड में नहीं है कि टाइप ऑफ मोशन क्या होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वो अलग चीज हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं, जैसे अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो, है ना, अगर आप कैसे जा रहे हो, एकदम स्ट्रेट जा रहे हो, लाइक सीधी रोड है, इस पर जा रहे हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। कैसा मोशन बोलेंगे, लीनियर मोशन। एक लाइन की सीध में आप जा रहे हो तो लीनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। आप गोल गोल घूम रहे हो, किस तरह से, इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सर्क्यूलर मोशन। क्या बोलेंगे इसको, सर्क्यूलर मोशन। आई बात समझ में। इसी तरह से अर्थ रोटेट कर रही है ना, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसको सर्कुलर मोशन बोल दिया। अर्थ रोटेट कर रही है, जो अर्थ रोटेट कर रही है ना, उसको क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। और आप, हमारे पास अगर पेंडुलम क्लॉक है तो पेंडुलम क्लॉक क्या करती है, ऑसिलेट करती है। पेंडुलम क्लॉक क्या करती है, ऑसिलेट करती है। तो ये कैसा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ पेंडुलम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है। झूला है, झूले में झूलने गए पार्क में, तो झूला यानी कि स्विंग करता है झूला, तो ये भी क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आ रही है बात अच्छे से सभी को। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऐसे कई तरह के मोशन होते हैं जिसका अलग अलग नाम होता है। ये सब आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, बाकी आपको कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा ये किस तरह का मोशन है ना। थोड़ी बहुत बात हम लीनियर और सर्कुलर मोशन की करते हैं 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो भी जब एग्जाम्पल लेते हैं तो, ठीक है, क्लियर है। तो ये अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं, ये बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं, बताओ। समझ में आई बात। अर्थ हमारी रोटेट और रिवॉल्व दोनों करती है, ये चीज क्लियर है सभी को। काफी बार एग्जाम्पल लेंगे हम अर्थ के रोटेशन का, रिवॉल्यूशन का, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अर्थ रोटेट और रिवॉल्व दोनों करती है। मोशन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है ना, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो क्या कवर करेगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो नेक्स्ट सब हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस। नेक्स्ट सब हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, देखो डिस्टेंस को हम रेगुलर वे में बहुत बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो
डिस्टेंस हमको क्लियर होता है कि डिस्टेंस होता क्या है, बट उसको कैसे डिफाइन करोगे आप? तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, जितना भी पाथ कवर किया वो मेजर कर लिया, वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आई कि नहीं, यही बात समझ में? तो डिस्टेंस को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी आपने पाथ कवर किया उसका लेंथ, एक्चुअल पाथ जो भी कवर किया उसका लेंथ ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, सब हेडिंग डालिए, डिस्टेंस। The distance traveled by a body, the distance traveled by a body is the actual length of the path covered the distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body, actual length of the path covered by a moving body irrespective का मतलब क्या होता है, जिससे कोई लेना देना नहीं हो, है ना? तो किससे लेना देना नहीं है, देखो, path covered by a body irrespective of the direction in which the body travels, irrespective of the direction in which the body travels। ठीक है, यानी कि किससे लेना देना नहीं है, टाइम, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस को किससे लेना देना नहीं है, टाइम से कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। तो डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन से डिपेंड करता है क्या डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, है ना। अगर मैं आपसे बोलूंगा जाओ दौड़ लगाकर आओ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ लगाकर आओ, तो क्या यहां पर मैंने डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है क्या? आप चाहे ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, या फिर कुछ भी करो, आपको तो 10 किलोमीटर दौड़ लगानी है। ठीक है, तो आप कहीं भी जाओगे 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर वापस दौड़ कर आ जाओगे, हो गए 10, यही करोगे। डायरेक्शन देखोगे क्या? नहीं। तो कभी भी हमको डिस्टेंस कवर करना हो या फिर कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तो हम डायरेक्शन कभी भी नहीं देखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लिखा सभी ने, अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल्स। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई। ठीक है, एक बॉडी ए टू बी, बी टू सी गई। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन बी टू सी। तो ए टू बी मान लेते हैं 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, बी टू सी मान लेते हैं 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, क्लियर है? आपने क्या लिखा? फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालते हैं अपन, नोट करेंगे एग्जाम्पल को। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा? ए से बी प्लस बी से सी, तो ए टू बी कितना 4, बी टू सी 3, 4 और 3 7 किलोमीटर। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर। नोट किया एग्जाम्पल सभी ने? तो डिस्टेंस ट्रैवल अगर केवल ए टू बी जाता तो कितना ट्रैवल करता? डिस्टेंस 4 किलोमीटर। ए टू बी, बी टू सी गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 4 और 3 7 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें? एकदम आसान है। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए 3 पॉइंट्स लिखेंगे।
डिस्टेंस के लिए 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, नोट डालकर लिखना है, नोट डालकर लिख लो। आपको जस्ट एरो लगाकर उसको पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड। पहला, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू। वैल्यू कौन सी? ये, ठीक है। तो डिस्टेंस के पास सिर्फ क्या है? वैल्यू है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसके पास डायरेक्शन नहीं है, है ना। आगे एक और क्वांटिटी आएगी, एक और फिजिकल क्वांटिटी आएगी। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस। वैसे ही आगे एक और फिजिकल क्वांटिटी आएगी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो यहां पर जैसे 7 किलोमीटर लिखा है तो डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, इस तरह से। समझ में आ रही बात अच्छे से? तो लिखा पहला पॉइंट, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड। दूसरा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, जो कि स्केलेबल होती है, स्केल से मेजर कर सकते हो आप। सीधा सीधा आपको केवल लेंथ मेजर करना है, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। समझ में आ रही बात? स्केलर क्वांटिटी भले ही 0 होगी बट नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। और वो पॉइंट भी लिख लो जो अभी मैंने कहा, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नाइदर बी 0 और नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नाइदर बी 0 और नेगेटिव। तो अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसका डिस्टेंस कभी 0 या नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि मूविंग बॉडी बोल रहे हैं हम, और मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। समझ गए अच्छे से? चलो, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी थी, है ना, डिस्टेंस। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करना, है ना। एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देना, उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए से बी पर कोई ऑब्जेक्ट कहां से ए से बी पर गया, तो ए क्या हो गया? उसका इनिशियल पोजीशन। ए को क्या बोल सकते हो आप? इनिशियल पोजीशन। इनिशियली कहां था वो ऑब्जेक्ट? ए पर था। अब अगर बी पर आ गया तो बी उसका फाइनल पोजीशन बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से बी तक, यानी कि 4 किलोमीटर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? डिस्टेंस ट्रैवल भी आप बोलोगे 4 और डिस्प्लेसमेंट भी क्या बोलोगे? 4 बोलोगे। ठीक है, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, तो सी उसका क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। सी क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो फाइनली इनिशियली वो कहां था? ए पर, और फाइनली कहां आ गया? सी पर। क्लियर? यहां पर इतना क्लियर है अच्छे से? तो डिस्टेंस अगर देखेंगे तो डिस्टेंस तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ध्यान रखो क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है क्या? तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या हुआ? ये। तो यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट ए टू बी, बी टू सी जा रहा है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट होगा ए सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या बोलेंगे?
shortest straight line distance between initial position and final position. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये वाला, ए से लेकर सी तक. तो इसका मतलब ये कितना हो गया? ए सी. और ए सी निकालने के लिए आपको पता है अच्छे से, मान लो ये क्या है? ये डायरेक्शन है, और डायरेक्शन क्या होते हैं? एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो हम सपोज कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं. 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो जाता है? 25. 25 का रूट 5, तो ये कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर. आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया इस केस में? 5 किलोमीटर. डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड ए से बी तक, बी से सी तक, तो 4 + 3 7. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस. आई बात समझ में? दैट इज 5 किलोमीटर. अच्छे से क्लियर है? पक्का? चलो, नोट किया सभी ने? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन नहीं बोली क्या मैंने? तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लो पहले. ये हमने समझा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे पहले. व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, when a body moves from one position to another, the shortest straight line the shortest straight line distance between the initial position and final position of the body, the shortest straight line distance between the initial position and final position of the body along with direction is known as displacement. तो यहां पर एक वर्ड अलग है डिस्टेंस से, क्या? अलोंग विद डायरेक्शन. ठीक है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो डायरेक्शन आएगा. तो यहां पर हमने क्या लिखा? सिर्फ 5 किलोमीटर. तो ये क्या हो गया? गलत हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट अगर लिख रहे हैं हम तो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स सी. ठीक है, यहां पर डायरेक्शन की बात नहीं की थी, तो पॉइंट्स लिए थे ए बी सी, तो इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे? 5 किलोमीटर टूवर्ड्स सी. आई बात समझ में? अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसे डायरेक्शन की बात की जाती है तो वहां पर आप टूवर्ड्स कोई भी डायरेक्शन का नाम लिख सकते हो. और अगर आपको बताया जाता है कि ये रमेश है, ये गणेश है, ये सुरेश है, तो आपको क्या? टूवर्ड्स दैट पॉइंट, टूवर्ड्स दैट मैन आपको लिखना पड़ता है. क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हमेशा मेंशन किया जाता है. चलो आगे बढ़ते हैं. जैसे वहां पर लिखे थे डिस्टेंस में कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वैसे यहां पर भी लिखते हैं हम, है ना? लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, ये रही वैल्यू, एज वेल एज डायरेक्शन, ये रहा डायरेक्शन. क्लियर है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मतलब जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट हो, जो नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, फिर लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक तरह की लेंथ ही तो है.
ठीक है। डिस्टेंस तो लेंथ ही था और होगा, आपको अच्छे से पता है डिस्टेंस का, तो उसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट मीटर है ना, जैसे टाइम की क्या होती है सेकंड्स, वैसे डिस्टेंस की मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का है तो लेंथ ही ना, आ रही बात समझ में, तो उसकी भी क्या होगी मीटर। फिर हमने डिस्टेंस में लिखा था कि इट कैन नेवर, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। यहां पर आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी ने एक डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट भी कोई वैल्यू हो उसकी, जीरो भी हो सकता है वो। कैसे कैसे जीरो हो सकता है, तो एक और केस हो सकता है इसमें। क्या केस हो सकता है, देखो यहां पर हमने क्या देखा था, एक बॉडी ए टू बी गई, बी टू सी गई, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, केस टू अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी है जो ए टू बी गई, बी टू सी गई और सी से वापस कहां चले गई, ए पर, सी से वापस कहां चले गई, ए पर, कितना 5 किलोमीटर ट्रैवल करके। तो अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ए टू बी 4 और 3 7 और 5 12, टोटल 12 किलोमीटर हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो फाइनल पोजीशन ये होगी क्या, नहीं, ए ही इनिशियल पोजीशन है और ए ही इस बार फाइनल पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, क्या एग्जांपल लिया मैंने, एक अलग एग्जांपल लिया। क्या बोला मैंने, अगर एक बॉडी ए टू बी गई, बी टू सी गई और सी टू वापस ए चले गई, तो बताओ क्या होगा। तो डिस्टेंस तो क्या होगा, 4 + 3 + 5 12 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट का पूछ रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है क्या कोई डिस्टेंस, है क्या कोई डिफरेंस, इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। है ही नहीं कोई अंतर, इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। आई बात समझ में। यानी कि अगर हम मान लो भोपाल से इंदौर गए और इंदौर से वापस भोपाल आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, जबकि डिस्टेंस कितना हो गया, 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर आना, 400 किलोमीटर। समझ में आई बात अच्छे से। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। क्लियर, अच्छे से, पक्का। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, अ मैन वॉक्स, चल रहा है ना, अ मैन वॉक्स इन अ सर्कुलर पाथ, अ मैन वॉक्स, जॉगिंग कर रहा है या वॉकिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, अ मैन वॉक्स इन अ सर्कुलर पाथ starting from point A, starting from point A a man walks in a circular path starting from point A of radius capital R, of radius capital R। तो पहला पॉइंट क्या क्या निकालना है आपको, फर्स्ट पॉइंट में निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर दूसरा वाला, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां पर हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पर अगर इस तरह से वॉक करेगा वो, है ना, जो आदमी है वो इस तरह से वॉक करेगा, ए से बी पर जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, ए से बी तक होगा। क्योंकि देखो अगर कोई भी लाइन कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो वो डायामीटर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और रेडियस कितनी, कैपिटल आर है ना, तो वो ए से स्टार्ट करके बी पर जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, सरकमफरेंस का हाफ। सरकमफरेंस क्या होती है, 2 पाई आर बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होती है, सर्कल की सरकमफरेंस। सर्कल की सरकमफरेंस कितनी होती है, याद है ना, 2 पाई आर। और कितना रिवॉल्यूशन लिया उसने, हाफ, तो 2 पाई आर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, पाई आर। आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर डाल दिया। क्लियर है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू पाई आर। नेक्स्ट, अच्छा इसमें फर्स्ट वाले में डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फर्स्ट वाले में। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है क्या। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितना हो जाएगा, ये वाला, आई बात समझ में, यानी कि डायामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल टू डायामीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो 2r। रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो वो पुट कर दी। अगर कोई नंबर होगा ना 5 सेंटीमीटर या फिर 5 मीटर या 5 किलोमीटर, तो यहां पर 5 डालना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो जो भी गिवन होती है रेडियस, ठीक है, ऐसा नहीं कैपिटल आर है तो स्मॉल आर लिख दिया है, चलता है, ऐसे सब नहीं चलता। क्लियर है क्या, है ना, जो दिया है वही आपको मेंशन करना है। तो सर्कुलर पाथ पर फर्स्ट वाला पार्ट क्या था, हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफरेंस का हाफ, ठीक है, तो 2 पाई आर बाय 2, पाई आर आ गया। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद में इनिशियल ये, फाइनल ये, और दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है, डायमीटर। डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, दैट इज 2r, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं, और सेकंड पार्ट में क्या भी निकालते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं। चलो, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है हमको, आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई आर, ठीक है। आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी कि क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, और सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या है, 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट ए है, और घूमकर वो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद वापस ए पर आ जाएगा। तो आफ्टर हम वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विल बी द सेम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और रीजन में क्या लिख दोगे, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द सेम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को अच्छे से, पक्का समझ में आ रहा है ना। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ का वर्ड होता है, जो आप पाथ पर आपने ट्रैवल किया वो, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस मतलब हवा में, ठीक है। जैसे हाफ रिवॉल्यूशन में यहां से यहां तक का डायरेक्ट। सेकंड पार्ट में क्या हुआ था, आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही। तो इनके बीच में, एक पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है क्या, नहीं। एक पॉइंट के बीच में अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो लाइन होती है, पॉइंट नहीं होता है, समझ में आई बात। बट ए से शुरू करके ए पे ही खत्म करना, तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है,
यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया 1.5 रिवॉल्यूशन, है ना, इसी क्वेश्चन में क्या आ गया 1.5 रिवॉल्यूशन का बताओ, तो एक रिवॉल्यूशन ये पूरा और आधा और, है ना, तो डिस्टेंस में तो क्या हो जाएगा 2πr प्लस πr हो जाएगा, 3πr हो जाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यही का यही, है ना, क्योंकि वो पूरा एक राउंड लिया उसने, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर आधा लिया तो आधे का डिस्प्लेसमेंट हम निकाल चुके हैं। क्लियर है सभी को अच्छे से? इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, a man travels a distance of 1.5 meter towards east. A man travels a distance of 1.5 meter towards east, then 2 meter towards south, then 2 meter towards south, and finally 4.5 meter towards east, and finally 4.5 meter towards east. तो डायरेक्शन को समझना होगा। सबसे पहले डायरेक्शन आपको पता है कि नहीं पता है, मैं यहां पर बना देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ जाओगे, है ना। तो यहां पर नॉर्थ हम ऊपर की तरफ बनाते, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। मैंने ऐसे याद कर रखा है कि राइट हैंड साइड पर ईस्ट आता है, लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट आता है, ठीक है। ऊपर जाते हैं, एमपी से अगर ऊपर जाओगे तो नॉर्थ है, एमपी से नीचे जाओगे तो सब साउथ है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से मैंने इसको याद किया हुआ है। बट मेरे दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आता था जब मैं छोटा था, क्या कि ईस्ट अगर यहाँ है तो वेस्ट बंगाल यहाँ क्या कर रहा है, अगर ईस्ट यहाँ है तो वेस्ट बंगाल यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता था मेरे दिमाग में जब मैं छोटा था, ठीक है। तो आपको पता है क्या? नहीं पता है तो पता करो, है ना। चलो, तो ये डायरेक्शन का एक स्ट्रक्चर है, कभी भी हम भूल जाएं तो इस तरह से हम कहीं पर भी बना सकते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन में हमसे डायरेक्शन के टर्म्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रफ फिगर बनाना जरूरी रहता है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो रफ फिगर अगर नहीं बनाया तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो रफ फिगर बना लेते हैं। 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ, ईस्ट यहां है 1.5 ईस्ट की तरफ, टेढ़ी लाइन है, वापस बना लेते हैं। ईस्ट की तरफ 1.5 मीटर, है ना। तो मान लेते हैं ए से बी गया 1.5 मीटर, फिर कहाँ गया, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 2 मीटर गया साउथ की तरफ, 2 मीटर साउथ की तरफ, तो ये 2 मीटर हो गया साउथ की तरफ, तो बी से सी गया मान लेते हैं। देन फाइनली 4.5 टूवर्ड्स ईस्ट, फाइनली 4.5 टूवर्ड्स ईस्ट, तो डी पॉइंट बना लेते हैं और कितना ट्रैवल किया 4.5 मीटर। क्लियर है अच्छे से? तो हमें क्या निकालना है, क्या लिखा है, अच्छा अभी नहीं लिखा क्या, हमने केवल इतना ही लिखा, मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 2 मीटर टूवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। आगे क्या क्वेश्चन है, फुल स्टॉप, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट of the men, what is the total distance traveled and displacement of the men, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लेते हैं। छः सात आठ मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल ए बी सी सी डी कितना हो जाएगा 8 मीटर्स। क्लियर है सभी को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं? बढ़िया। अब देखो, जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस।
इनिशियल पोजीशन क्या है ए और फाइनल क्या है डी, तो ए से डी के बीच में क्या बनाऊंगा मैं, बताओ, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन क्या होगी, यही होगी कि नहीं होगी, बताओ, बोलो बोलो जल्दी से। अगर ए से बी गया कोई ऑब्जेक्ट, बी से सी गया, फिर सी से डी गया, डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमने सबको एड ऑन कर दिया और 8 मीटर हमारा आ गया, बट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ए से डी के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बना दिया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो आपको एडी निकालना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, अगर आपको एडी निकालना है तो सबसे पहले आप डीसी को प्रोड्यूस करो। डीसी को इस तरह से प्रोड्यूस किया और ए से परपेंडिकुलर बनाएंगे हम, कहां पर, ये प्रोड्यूस्ड लाइन पर। क्लियर है अच्छे से। तो ये क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। कोई प्रॉब्लम, क्या करना होगा हमें डीसी को प्रोड्यूस करना होगा पीछे की तरफ और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से बीसी के बराबर हो गया ये मान लेते हैं एक्स पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 2 मीटर और ए बी के बराबर हो गया सी एक्स कितना हो गया 1.5 मीटर। क्लियर है सभी को अच्छे से। बट ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर ट्राइंगल ए एक्स डी आ जाएगा, ट्राइंगल ए एक्स डी आ जाएगा तो एक राइट ट्राइंगल हो जाएगा और ए डी हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, इन ट्राइंगल ए एक्स डी, राइट ट्राइंगल ए एक्स डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में लग रही है, ए डी एक्स ट्राइंगल में लग रही है, ए एक्स डी ट्राइंगल या ए डी एक्स ट्राइंगल जो भी बोलना है। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी का स्क्वायर, ठीक है। एक्स डी का, एक्स डी क्या बना, एक्स सी प्लस सी डी से मिलकर, एक्स सी कितना है 1.5, सी डी कितना है 4.5, तो कितना हो गया 6, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर आ गया 40, यानी कि ए डी हो जाएगा √40 मीटर। मीटर में ही था ना क्वेश्चन, तो रियल नंबर का यूज करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√10 मीटर, है ना। 2 का पेयर बाहर आ जाएगा 1, एक 2 बाहर आ जाएगा, पेयर क्या होता है बाहर आ जाता है, और 2√10, 5 2 ज़ा 10, तो 2√10 मीटर। क्लियर है सभी को। अब आपने क्लास 8 में रूट निकालना सीखा होगा, रूट की वैल्यू निकालना सीखी होगी। क्लास 8 में आपको स्क्वायर रूट था जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड था, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको क्या आता है, रूट की वैल्यू निकालना आती। तो √10 की वैल्यू क्या होगी, निकाल लोगे। तो √10 की वैल्यू कैसे निकालते थे, यहां पर मैं एक दिखा देता हूं, बाकी आपको आना चाहिए ये निकालना, है ना। तो जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इससे जस्ट छोटा नंबर। तो 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 1। अब जैसे ही डॉट लगाया वैसे ही यहाँ पर 2 0 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 2 0। जैसे ही डेसिमल पॉइंट लिया वैसे ही 2 0 आते हैं, 1 0 नहीं आता इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में। और फिर जो भी डिवाइजर रहता है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आया उसका क्या करेंगे हम, डबल ले लेते हैं। 3 का डबल 6, 1 लगाया, यहाँ पर भी 1 लगाया, 61 × 1 61, यहाँ पर आया 39, ठीक है। तो इस तरह से आप √10 की वैल्यू निकाल लेते हो। √10 की वैल्यू क्या आ रही है 3.1। बट आपको केवल एक डेसिमल प्लेस नहीं निकालना है, आपको एटलीस्ट 2 निकालना है, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना होती है, ठीक है। तो एडी की वैल्यू क्या आएगी 2√10 मीटर, और आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओगे √10 की वैल्यू आपकी क्या आई है, ठीक है। √10 की वैल्यू सभी की सही आना चाहिए। क्लियर है, कोई भी कैलकुलेटर या मोबाइल का यूज नहीं करेगा, √10 की वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए।
आप वैल्यू बताओगे तो मैं आपसे बोलूंगा बताओ लॉन्ग डिवीजन कहाँ किया है आपने, तो कैलकुलेटर से निकाल कर बताने की कोशिश मत करना मुझे। क्लियर है अच्छे से? अगर आपने वैल्यू बताई और मुझे आप पर शक हुआ तो मैं सीधा बोलूंगा लॉन्ग डिवीजन भेजो, और नहीं भेजा तो फिर देखो यही कोचिंग पर बुलाकर 8th का पूरा सॉल्व नहीं करवाया ना, तो फिर देखना। तो आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए, है ना। काफी टाइम था आपके पास, 8th के बाद 8th क्लास की एग्जाम देने के बाद आपके पास बहुत टाइम था, और मैंने आपसे कहा भी था कि 8th का रिवाइज कर लो, मैथमेटिक्स काम आता है पूरा का पूरा। मैथमेटिक्स 8th का 9th क्लास में 10th क्लास में काम आता है, बेसिक मैथ्स होता है। इवन जो बैंक की एग्जाम होती है ना, बैंक पीओस की और अच्छी अच्छी पोस्ट की एग्जाम होती है, उसमें 8th तक का मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चलता है रियल लाइफ में। आई बात समझ में? ठीक है, कितने भी बड़े हो जाओगे आप, आपको ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में होता है। जब तक पैसे चल रहे हैं ना, पैसे ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन, जब तक ये चीजें चलेगी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? उसी तरह से 9th में 10th में कहां कब काम आ जाएगा, ये रूट निकालना आपको खुद को नहीं पता, इसीलिए 8th में पढ़ाया जाता है। और 8th में पढ़ाते वक्त भी बताया होगा आपको काफी बार कि ये काम का होता है। तो अगर अभी भी नहीं आता है तो अभी भी आपके पास टाइम है, 8th की बुक उठाओ, देखो अच्छे से, आपको रिकॉल हो जाएगा, और रूट 10 की वैल्यू निकालकर मुझे बताओगे। रूट 10 की वैल्यू अगर मैं बोलूं हाँ सही है, रूट 10 की वैल्यू आप मुझे बता दोगे, और अगर मैं बोलूं हाँ रूट 10 की वैल्यू सही है, तो फिर आप क्या करोगे, इसका फाइनल आंसर मुझे बताओगे। तो एडी का फाइनल आंसर अभी भी पेंडिंग रहेगा, ये आप मुझे बताओगे कि कितना आएगा। समझ गए अच्छे से? अगर हम राउंड ऑफ देखें तो 3.1 समथिंग कुछ आएगा, तो 2 3 6 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। क्लियर है अच्छे से? रूट 10 की वैल्यू उसके लिए सही निकालना पड़ेगी 2 डेसिमल प्लेसेस तक। चल आगे चलते हैं। हमने अभी कितने 2 क्वेश्चंस करे आई थिंक, है ना? ठीक है, बाकी होमवर्क में देंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया अच्छे से कैसे किया हमने? हमने क्या किया, कोई ट्रायंगल वगैरह कुछ भी नहीं था, हमने लाइन को एक्सटेंड किया, लाइन को जोड़ा, एक ट्रायंगल मिला हमें। कैसा ट्रायंगल मिला? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी। और राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगाकर सॉल्व करना बहुत आसान है ना। रूट 40 को क्या लिखा मैंने, 2 2 4 2 8 5 40। ये चीज हम रियल नंबर में कर चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। रूट कैसे निकाला, कैसे क्या किया, है ना। और स्क्वायर रूट तो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो हेडिंग डाली यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अब मोशन यूनिफॉर्म मतलब क्या? मोशन की कोई यूनिफॉर्म है क्या स्कूल जैसी? हाँ, वो स्कूल यूनिफॉर्म वाला यूनिफॉर्म नहीं है। देखो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसा, बिल्कुल कोई डिफरेंस ही नहीं होना, ऐसा मोशन। ठीक है, आप अगर एक कदम चल रहे हो, 1 सेकंड में 1 कदम, तो आप 1 सेकंड में 1 कदम ही चल रहे हो। ठीक है, अगर आप 1 सेकंड में 1 कदम आगे बढ़ा रहे हो, तो आप हर 1 सेकंड में 1 कदम आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 सेकंड में फिर 2 कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। अगर हम बोल रहे हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं अभी ऑब्जेक्ट यहां पर है, टाइम कितना हुआ 0 सेकंड, और उसमें ट्रैवल कितना किया 0 मीटर। ठीक है, ये क्या ले रहे हैं हम, टाइम, इधर क्या है टाइम, और इधर क्या है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो 1 सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड हुआ, 1 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया 1 मीटर। फिर दूसरा सेकंड हुआ तो 2 सेकंड, टोटल 2 सेकंड हो गए, बट ये कितना हुआ 1 सेकंड। अगले 1 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया, ये 2 मीटर पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया 2 मीटर पर।
मतलब कितना मीटर कवर किया उसने, 1 मीटर। फिर तीसरे सेकंड पे आप देखोगे तो उसने 3 मीटर पर पहुंच गया वो, मतलब वापस से 1 मीटर कवर किया उसने कितने सेकंड्स में, 1 सेकंड में। आई बात समझ में? इसी तरह से देखते जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि उसने 10वें सेकंड में कितना कवर कर लिया, 10 मीटर। ठीक है, तो हर एक सेकंड में वो कितना चल रहा है, 1 मीटर। हर एक सेकंड में कितना चल रहा है, 1 मीटर। क्लियर है क्या अच्छे से? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना ही यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, हमने गाड़ी घर से निकाली और उसको स्टार्ट करके फिर हम गए, तो आपने गाड़ी निकाली जब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 0। ठीक है, आपने उसको स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में 1 सेकेंड में वो मान लेते हैं 1 मीटर ट्रैवल किया, बट आप धीरे धीरे जैसे ही घर से दूर जाते हो तो क्या करते हो, एकदम से तेज चलाना शुरू कर देते हो, चाहे वो बाइसिकल हो चाहे वो गाड़ी हो पेट्रोल वाली। ठीक है, हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे ही हम घर वालों की नजरों से दूर गए, ये रेस लगवाना शुरू, भागना शुरू और एकदम तेज। क्लियर है क्या? तो क्या हमारा जो एक्चुअल मोशन रहता है वो कभी यूनिफॉर्म मोशन रहता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एट टाइम्स हम जब फास्ट चला रहे होते हैं या यूनिफॉर्म चला रहे होते हैं तो क्या होता है कि कोई दूसरा बच्चा जो हमारे बराबर का वो साइकिल लेकर आ जाता है सामने से। ठीक है, और फिर हमें रोकना पड़ती है, स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, गाय आ जाती है, कुत्ता आ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाकर रोक देते हैं, स्पीड कम कर लेते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, 1 सेकंड में आपने 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 1 सेकंड में आपने 2 मीटर ट्रैवल कर लिया, फिर अगले 1 सेकंड में ट्रैवल ही नहीं करा, ब्रेक लगाना पड़ गया, 0 हो गई थी स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आई बात? तो हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, इसी तरह से मेरे मुंह से अगर आपने सुना है कि यूनिफॉर्मली स्टडी करो, आप यूनिफॉर्म पढ़ो, है ना, इसका मतलब क्या होता है, आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रेगुलर आप खेलो भी पढ़ो भी। ठीक है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आदत होती है इकट्ठा बैठ के पढ़ना है हमको, तो है ना, सैटरडे संडे मिलेगा इकट्ठा बैठ के पढ़ेंगे, वो सबसे बकवास होता है। आप इकट्ठा बैठकर खाया करो ना सैटरडे संडे को। आप क्या करते हो, रोज यूनिफॉर्मली खाते हो, सुबह जितना खाते हो उतना शाम को खाते हो, फिर दूसरे दिन जितना खाया उस दिन उसके दूसरे दिन भी उतना ही खाया। कभी नॉन यूनिफॉर्मली खाते हो क्या आप? नहीं, हमेशा हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ खाना ही खाते हैं। यूनिफॉर्मली खाने से क्या होता है, डाइजेशन प्रॉपर होता है, सब कुछ प्रॉपर होता है। वैसे ही पढ़ाई का भी है, पढ़ाई को भी अगर आप यूनिफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी वो प्रैक्टिस अच्छे से होगी नहीं, दिमाग में नहीं बैठेगा। क्लियर है अच्छे से? तो यूनिफॉर्म मोशन की तरह यूनिफॉर्म हमको पढ़ाई करना चाहिए। यूनिफॉर्मली पढ़ाई करने से सब कुछ सॉर्टेड रहता है, कभी भी कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा आपका। ठीक है, और आप खेल भी पाओगे, पढ़ भी पाओगे, मस्ती भी कर पाओगे, है ना। वरना मस्ती करते टाइम आधे से ज्यादा ध्यान तो ये रहेगा मम्मी पापा कहीं टोक ना दे और मुझे फिर पढ़ाई करने जाना ना पड़ जाए। ठीक है, आप इवनिंग में डिनर कर रहे हो और डिनर करते करते बहुत अच्छी मूवी चल रही है। ठीक है, आप चाहते हो कि डिनर करने के बाद भी कंटिन्यू करें हम इस मूवी को, बट आपको एकदम से ध्यान आता है यार मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं है, आज तो दिन भर से ही नहीं पढ़ा मैं, है ना, या पढ़ी मैं, तो मम्मी पापा तो भगा देंगे कि जाओ बेटा यहाँ से पढ़ाई करो, दिन भर से नहीं पढ़ रहे हो। तो ये किसके साथ होता है, जो यूनिफॉर्मली स्टडी नहीं करता है। यूनिफॉर्म स्टडी जो करते हैं उनको कोई रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, इवन मैं खुद फोन लगाकर उनके पेरेंट्स से बोलता हूं कि थोड़ा सा इनको रिलैक्स दो, ये सारा वर्क कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? बट क्या करें, आदत से मजबूर है हम तो यूनिफॉर्म मोशन हेडिंग डाली आपने, ये आपको समझाने के लिए बनाया, केवल ये रिक्वायरमेंट नहीं है इसको बनाने की। तो यूनिफॉर्म मोशन में लिखेंगे अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स
if it travels equal distance in equal interval of time. A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal interval of time. No matters, कॉमा लगा के, no matters मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. किससे फर्क नहीं पड़ रहा है? लिखेंगे no matters how small these time intervals may be. No matters how small these time intervals may be. तो हमें किससे फर्क नहीं पड़ रहा है? ये टाइम इंटरवल कितने छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये जो है ये आर वाला कांटा है, ठीक है, ये जो है ये मिनट वाला कांटा है, और ये जो है ये सेकंड वाला कांटा सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा मिनट वाला और सबसे छोटा आर वाला कांटा होता है, ठीक है. ये घड़ी, और यहाँ है 12, ठीक है, यहाँ है 1, ठीक है. पूरी घड़ी नहीं बनाऊंगा अब मैं. तो घड़ी में आप क्या देखते हो कि सेकंड वाला कांटा एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में करता है बताओ? सेकंड वाला कांटा 1 रिवॉल्यूशन कितनी देर में करता है? हर 60 सेकंड में वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देता है, बताओ कि नहीं करता है? तो क्या हम सेकंड वाले कांटे को बोल सकते हैं कि इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है? हर 60 सेकंड में वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो सेकंड वाला कांटा क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन में. हाँ, वो सर्कुलर घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो उसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं. बट अभी हम केवल यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसका मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म. अच्छी बात है. मिनट वाला कांटा 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कर रहा है बताना जरा? मिनट वाला कांटा पूरे 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन, यानी कि हर एक घंटे में एक रिवॉल्यूशन. तो मिनट वाले कांटे का भी मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हुआ, क्योंकि हर वक्त वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. ऐसा होता है क्या कि नहीं, ये बेचारा सेकंड वाला घूम रहा है और इसने जब एक घंटा कर दिया पूरा, तो 1 घंटा पूरा कर दिया सेकंड वाले कांटे ने, तो जो मिनट वाला कांटा है वो पूरा का पूरा क्या करेगा? इस तरह से घूम जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है. सेकंड वाला कांटा घूमता है, उसकी वजह से मिनट वाला कांटा घूमता है, मिनट वाला कांटा घूमता है तो फिर आर वाला कांटा भी घूमता है, ठीक है. और आर वाले कांटे का 1 रिवॉल्यूशन कितनी देर में होता है बताओ? 12 घंटे में, 12 आवर्स में, है ना. सेकंड वाला कांटा 12 से 12 पर पहुंचेगा तो 60 सेकंड्स हो जाएंगे. मिनट्स वाला कांटा 12 से 12 पर पहुंचेगा तो 60 मिनट्स हो जाएंगे. जबकि आर वाला कांटा 12 से शुरू होकर वापस 12 पे जाएगा तो 12 घंटे हो चुके होंगे. समझ में आई बात? यानी कि तीनों के तीनों कांटे जो हैं घड़ी के, ये तीनों ही यूनिफॉर्म मोशन में हैं, क्योंकि कभी भी ये आगे पीछे नहीं होते हैं, सेल डाउन हो जाते हैं, वो बात अलग है. बट अगर इनको कंटिन्यूअसली क्या मिल रहा है? कंटिन्यूअसली सेल से पावर मिल रहा है, तो ये सभी वर्क कैसा करते हैं? यूनिफॉर्मली वर्क करते हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं कि नहीं? ठीक है. कोई और एग्जाम्पल है आपके पास? आपके रूम में ही है, एक एग्जाम्पल बताओ. ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो. फैन. जो फैन होता है वो फैन आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे सेट कर देते हो. 1 पे सेट कर दिया, 2 पे सेट कर दिया, 3 पे सेट कर दिया. क्या वो अपनी मर्जी से धीरे या तेज होता है? क्या कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो तो बात अलग है, ठीक है, अप्लायंस में कोई दिक्कत हो तो बात अलग है. बाकी अपने आप तो कोई भी पंखा कम या ज्यादा नहीं होता है. आई बात समझ में? हम सेट कर देते हैं उसका रेगुलेटर 1 पे, 2 पे, 3 पे स्पीड सेट कर देते हैं और वो उसी पर चलता रहता है, तो वो पर्टिकुलर टाइम में उतना कवर करता है ना. तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. 1 सेकंड में अगर कोई पंखा 4 रिवॉल्यूशन ले रहा है तो वो उतने ही लेगा. आपने धीरे कर दिया तो 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन लेगा, बट वो फिक्स रहता है. समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? चलो कोई और एग्जाम्पल.
घड़ी वाला हो गया, पंखे वाला हो गया, कोई और रियल लाइफ एग्जाम्पल जो आपने देखा हो और यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल हो। अर्थ, मैंने बोला था अर्थ को बार बार घुमाएंगे हम, तो आपको अच्छे से पता ना होना चाहिए। अर्थ रोटेट भी करती है ना, अपनी प्लेस पर रोटेट करती है, तो दिन से रात, रात से दिन होता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और रिवॉल्व कर रही है सन के आसपास, सन के आसपास क्या, चक्कर लगा रही है, ठीक है, सन के आसपास वो चक्कर लगा रही है, इसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। हाँ, जो ऑर्बिट है सन के आसपास वो एक्चुअली में सर्कुलर नहीं है पूरी तरह से, वो एग शेप का है ना, अंडाकार उसका क्या है, जो पाथ है ना, जो जिसपे वो ऑर्बिट करती है, तो ऑर्बिटल पाथ जो है वो क्या है, इलिप्टिकल है ना, वो जो पाथ है वो पूरा सर्कुलर नहीं है पूरी तरह से, क्लियर है अच्छे से, वो इलिप्टिकल पाथ है, ये हम आगे चल के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि वो जब रिवॉल्यूशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन कर रही है, रोटेशन कर रही है तो रोटेटरी मोशन कर रही है, दैट इज अनदर थिंग। बट यहां पर आप क्या बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तभी तो क्या हो रहा है, रोटेशन जब वो कर रही है तो भी यूनिफॉर्म कर रही है, तभी तो आप रात को सोए और सुबह उठे तब क्या हो गया, उजाला हो गया। अगर वो रात को सो जाती अर्थ भी रोटेट नहीं करती तो क्या होता, सुबह सवेरा होता क्या, उजाला आता क्या सुबह, हाँ, सनराइज होते हुए दिखता क्या, नहीं, वही रात रहती इंडिया में, है ना, और जहां सुबह है वहां सुबह रहती। आई कि नहीं बात समझ में, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर हमें क्या सोचना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचना है, यूनिफॉर्म मोशन के बहुत ही लिमिटेड हैं, जैसा कि एक घड़ी का बताया मैंने, एक फैन का बताया, एक अर्थ का रोटेशन बताया। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या है, हर 365 डेज में 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, पूरा एक साल कंप्लीट हो जाता है 365 डेज में, 365 डेज में 1 रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कंप्लीट हो जाता है। आई कि नहीं बात समझ में, एग्जैक्टली वो 365 नहीं है, 365 एंड 1/4 डेज है वो, एग्जैक्टली कितना है, 365 एंड 1/4 डेज। इसीलिए लीप ईयर आता है, क्योंकि जो 1/4 डे है ना, उसको हम 4 साल तक काउंट नहीं करते हैं। 365 काउंट कर लिया, फिर 365 काउंट कर लिया, फिर 365 काउंट कर लिया, और फिर चौथे साल में हम 366 बोलते हैं। क्यों, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। क्लियर है क्या। तो इसीलिए लीप ईयर आता है हर 4 साल में, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन जो है अर्थ का, यानी कि एक साल जो है वो 365 एंड 1/4 डेज का होता है एक्चुअली, साइंटिफिकली। समझ में आई बात अच्छे से, क्लियर है। चल, तो यूनिफॉर्म मोशन में लिखा क्या आपने, क्या लिखा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अ मोशन, a body has a uniform motion if it travels equal distances in equal interval of time, no matters how small these time intervals may be। तो किससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने छोटे हैं ये टाइम इंटरवल, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये जो सेकंड वाला कांटा है तो घूमते हुए दिखता है, मिनट वाला कांटा भी घूमते हुए दिखेगा अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो। बट ये आर वाला जो कांटा है ये घूमते हुए कभी दिखा क्या आपको? आर वाले कांटे को अगर घंटों देखते रहोगे ना तो भी आपको नहीं दिखने वाला कि कब इसने मोशन कर लिया, कैसे। बहुत ही छोटा मोशन रहता है इसका, इतनी धीरे मोशन करता है, इतनी स्लोली, इतनी ग्रेजुअली कि हम मार्क ही नहीं कर सकते कि ये कब डिस्प्लेस हो गया, कब ये 6 से 12 पे चला गया, कब ये 8 से 9 पर चला गया, कब ये 9 से 10 पर चला गया। समझ में आ रही बात? अगर आप उसको घूरते भी रहोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मोशन कर रहा है। तो इसीलिए नो मैटर्स हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में बी, टाइम इंटरवल कितना भी छोटा उसे मैटर नहीं करता। आपको फैक्ट पता है कि जो कांटा अभी 2 पर है वो कहां चला जाएगा, जो कांटा अभी 2 पर है वो 3 पर जाएगा, 4 पर जाएगा, 5 पर जाएगा। इसका मतलब उसने 1 घंटे में कितना, केवल इतना सा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, जो सेकंड वाला कांटा है वो पूरा घूम जाता है 60 सेकंड में, जबकि मिनट वाला कांटा केवल यहां से यहां आने में इसको 5 मिनट लगता है मिनट वाले कांटे को, और आर वाले कांटे को 12 से 1 पर आने में कितना, 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो तीनों की स्पीड अलग अलग है ना, क्योंकि तीनों का काम अलग अलग है। चलो एग्जाम्पल लिखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड है जैसा कि मैंने कहा है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल में जो जो हमने डिस्कस किया वो लिख लेते हैं। पहला
मोशन ऑफ मिनट हैंड, मिनट वाले कांटे को क्या बोल रहे हैं, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक या वॉच, जो भी लिखना है लिख सकते हो। मोशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच या क्लॉक, है ना। सेकंड्स हैंड भी ले सकते हो, आर हैंड भी ले सकते हो, बट बोलने में मिनट हैंड अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मिनट हैंड का एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल, फैन रनिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड, फैन रनिंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड। तीसरा, रिवॉल्यूशन और रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन और रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन भी बोल सकते हैं, रिवॉल्यूशन और रोटेशन भी बोल सकते हैं। अर्थ का रिवॉल्यूशन और रोटेशन भी क्या है, किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। चलो फिर नीचे लिखेंगे ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा ग्राफ बनता है, तो लिखेंगे द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, नहीं, the distance time graph for a uniform motion is a straight line. The distance time graph कैसा है, ऐसे डैश लगा के लिखोगे, तो पूरा लिखना है आपको क्या, distance time graph for uniform motion is a straight line. Distance time graph of a यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस मीटर में फटाफट से पेंसिल स्केल निकालेंगे और लिखेंगे, बनाएंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, फटाफट से बनाएंगे। टाइम सेकंड्स में, डिस्टेंस मीटर में, और कैसा, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखा है यहाँ पर, यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको छोटी राइटिंग लग रही है, नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या लिखा है, यूनिफॉर्म मोशन लिखा है, ठीक है। ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस का डी और मीटर, यूनिट क्या है इसकी, मीटर, और यहाँ पर टाइम का टी और यूनिट क्या है, सेकंड्स। एक बात अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप लोग 8th से 9th में आते हो तो आप डिस्टेंस का डी कैपिटल बनाते हो, जो कि आपको नहीं बनाना है, ठीक है। डी कैपिटल डेंसिटी का होगा, है ना, आगे चल के, तो कैपिटल डी नहीं बनाना है। डिस्टेंस का स्मॉल डी होता है, मीटर का एम स्मॉल होता है, टाइम का टी स्मॉल बनाना है। आप ध्यान रखो, कैपिटल टी साउंड चैप्टर में आएगा, टाइम पीरियड का है वो टी, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपने 9th में रियल नंबर पढ़ा था, है ना, आपने 8th क्लास में रैशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। रैशनल नंबर को क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, आर से क्यों नहीं करते, क्योंकि ये आर जो है ये रियल नंबर ने ले लिया था। आर किसने ले लिया, रियल नंबर ने ले लिया, तो रैशनल नंबर को क्यू देना पड़ा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे ये जो वर्ड्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज के होते हैं और वो उसी को डिनोट करते हैं। तो 8th क्लास तक जो भी करा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 9th क्लास में बहुत सारे सिंबल्स और देखने आपको, फोर्स का अलग, इसका अलग, उसका अलग, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको भी एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा, है ना। वैसे ही आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल एस आएगा, ठीक है। कैपिटल एस स्पीड का होता है, कैपिटल एस स्पीड का होता है, डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल एस आएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है अच्छे से, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, उसके लिए मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ डी स्मॉल और टाइम का टी स्मॉल, ठीक है। धीरे धीरे ये सारी चीजें ध्यान रखते चले जाओ, जैसा जैसा बताते जा रहे वैसा वैसा करते चले जाओ, बड़ा आसान लगेगा, एकदम आसान लगेगा, कोई टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डीटी ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डीटी ग्राफ भी बोला जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्या बोला जाता है, डीटी ग्राफ, ठीक है। नीचे लिखेंगे हियर distance time graph are directly proportional, here distance time are, ग्राफ नहीं लिखना है ना, here
distance time are directly proportional, that is distance increases with increase in time, that is distance increases with increase in time, that is distance increases with increase in time। तो आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा होगा, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है अच्छे से। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इनवर्स प्रोपोर्शन भी पढ़ा था, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस और टाइम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस भी, मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन कैसे आया वो देखते हैं। तो सपोज ये ओरिजिन है, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये टाइम है सेकंड्स में, है ना। ये बनाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, समझने के लिए बनाया मैंने, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस है मीटर में। मान लो एक बॉडी ने क्या किया, 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, तो 1 मीटर कवर्ड इन 1 सेकंड, then 2 meters covered in 2 seconds, then 3 meters covered in 3 seconds। क्लियर है। तो यहां पर देखो ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर ग्राफ पर बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा, अभी थोड़ा बहुत आउट जा सकता है, फ्री हैंड से बना रहे हैं तो कभी भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तो इसी तरह से क्या मिलेंगे, पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिसको ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या मिला हमको, यूनिफॉर्म मोशन में dt ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आई बात। देखो अब आपके मन में आ सकता है कि सर स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहे हो, स्ट्रेट लाइन तो इसको भी बोल सकते हैं, किसको, ये भी तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइन होगा। हमेशा ध्यान रखो ग्राफ के टर्म्स में, ग्राफ के टर्म्स में स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसको बोलते हैं, जिसका स्लोप ऊपर की तरफ हो, स्लोपिंग अपवर्ड्स, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बोला जाता, इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोला जाता, इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बोला जाता। ग्राफ के टर्म्स में स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, विच इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, कंटिन्यूअसली ऊपर जाना, ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर है। तो ग्राफ की लैंग्वेज भी आपको धीरे धीरे सीखना होगी, है ना, क्योंकि बुक में क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो सकता है बताओ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो मोशन यूनिफॉर्म ना हो, जो एक्चुअल मोशन होता है हमारा। हम घर से निकले, कॉलोनी के बाहर गए, मेन रोड आ गया, तेज चला रहे हम, फिर मेन रोड पर ट्रैफिक सिग्नल आ गया, स्टॉप हो गए हम, ठीक है। यानी कि भले ही टाइम इंटरवल इक्वल हो बट डिस्टेंस जो कवर करे वो इक्वल है ही नहीं, ठीक है। टाइम इंटरवल भले ही इक्वल हो बट जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो इक्वल नहीं है ना। 0 सेकंड्स पे हम 0 मीटर पर थे, ठीक है। 1 सेकंड में हमने मान लिया 1 मीटर कवर किया, ठीक है। फिर 2 सेकंड यानी कि अगले सेकंड में हमने कितना कवर कर लिया, 3 मीटर तक चले गए। फिर जब 3 सेकंड्स हुए तो हम 10 मीटर पर थे। फिर 4th सेकंड जब हुआ, जब भी हम 10 मीटर पर थे। तो आपने क्या किया, इस 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकंड में 7 मीटर कवर किया, और फिर इधर 0 मीटर कवर किया। यहां पर कितना गैप है, 1 सेकंड का। यहां पर कितना गैप है, 1 सेकंड का। यहां पर कितना गैप है, 1 सेकंड का। यहां पर कितना गैप है, 1 सेकंड का, ठीक है। तो आपने पहले सेकंड में 1 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में 2 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में 7 मीटर कवर किया, चौथे सेकंड में आपने कुछ कवर ही नहीं किया। क्यों, ट्रैफिक सिग्नल आ गया था, आपने गाड़ी रोक दी। तो एक्चुअल मोशन ऑफ ट्रेन जो होता है, एक्चुअल मोशन ऑफ बस, एक्चुअल मोशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, हम अगर वॉक भी कर रहे हैं तो कहीं से स्टार्ट करके कहीं पर खत्म करेंगे या बैठ जाएंगे हम, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है, एक्चुअल हम जो जर्नी करते हैं, एक्चुअली जब हम ट्रैवल करते हैं या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, है ना, तो
वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन के बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल थे जो क्या आपको बता दिए मैंने। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के काफी सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, किसी का भी बना सकते हो आप। आ रही बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? चलो, तो इसमें लिखेंगे अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स a body has a non-uniform motion if it travels unequal distances, if it travels unequal distances in equal interval of time, if it travels unequal distances in equal interval of time. For example, motion of a car in the traffic, motion of a car in the traffic, actual journey, second example, actual journey by a train, actual journey by a train, ठीक है। एक्चुअल जर्नी बाय ट्रेन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी चले जाओ, रास्ते में रुकती है ट्रेन, नहीं तो एक स्टेशन से स्टार्ट होकर दूसरे स्टेशन पर रुकेगी। तो एक्चुअल जर्नी जो ट्रेन की रहती है वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है ना, स्पीड कम ज़्यादा भी होती है। फिर ग्राफ, द dt ग्राफ, the dt graph of a body having non-uniform motion, the dt graph of a body having non-uniform motion is a curved line. कैसी लाइन? curved. The dt graph of a body having a non-uniform motion is a curved line. curved line कैसी बनेगी? देखो ध्यान से, इस तरह से यूं जाती हुई, ठीक है। कभी भी इसको ऐसे बेंड नहीं करना है, इस तरह से यूं मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये टाइम एक्सिस है। टाइम कभी भी पीछे जाता है क्या? नहीं, वो केवल राइज होता है, इस तरह से पीछे नहीं जाता। ये आपने क्या किया, इसके बाद इसको इधर ले गए तो टाइम रिवर्स में जाएगा क्या? कभी टाइम ऐसा रिवर्स में जा सकता है क्या? कभी नहीं जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा कर्व लाइन ग्राफ भी बनाना है अगर, तो राइजिंग बनाते चले जाओ, राइजिंग बनाते चले जाओ, पीछे की तरफ मत ले जाओ। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से, है ना? तो यहां पर dt ग्राफ कैसा हो गया? कर्व्ड लाइन। यहां पर क्या लिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है अच्छे से सभी को? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्पीड, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्पीड। तो बचपन में आपने पढ़ा है स्पीड को, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो स्पीड को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ध्यान से इधर देखेंगे। मान लेते हैं ये टाइम है सेकंड्स में, ठीक है, और ये डिस्टेंस है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको ज़रा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं 0 मीटर और ये 0 सेकंड्स। 1 मीटर 1 सेकंड में कवर किया 1 मीटर, फिर अगेन 2 सेकंड हो गए, 2 मीटर हो गया, 3 सेकंड हो गए, 3 मीटर हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। कहाँ तक? 10 सेकंड हो गए और ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो हर एक सेकंड में कितना कवर कर रहा है? हर एक सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, यानी कि 1 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में। तो आप क्या बोलोगे? 1 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या हो गई? 1 मीटर पर सेकंड, है ना, ध्यान से देखना। अब मान लो अगर वो हर सेकंड में क्या करे, 1 सेकंड में उसने 10 मीटर कवर किया,
फिर अगले सेकंड में वापस 10 मीटर कवर किया, अगले सेकंड में वापस से 10 मीटर कवर किया। ठीक है, हर सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है? 10 10 10 10 कवर कर रहा है। तो बताओ 10 सेकंड में कितना? 100 मीटर कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा। तो उसने हर एक, यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? 10 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल क्या बोलेंगे हम यहां पर? कितना होगा? 10 मीटर। और कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? कितना? 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये यूनिट कैसे आई स्पीड की? डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी? मीटर। टाइम की यूनिट क्या थी? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। और कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना? हर एक सेकंड में वो 10 मीटर चलेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में वो 7 मीटर चलेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकंड। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाएगा? लिखेंगे स्पीड, हेडिंग डाली स्पीड। द स्पीड ऑफ अ बॉडी, द स्पीड ऑफ अ बॉडी is the distance traveled by it per unit time. The speed of a body is the distance traveled by it per unit time. स्पीड में क्या लिखेंगे? The speed of a body is the distance traveled by it per unit time. फिर स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सिंबल क्या होते हैं? स्पीड का कैपिटल एस, डिस्टेंस का स्मॉल डी और टाइम का स्मॉल टी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने कैपिटल टी कैपिटल डी लिखा है, वैसा नहीं करना है। यहां पर अगर हम देखें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका? एसआई यूनिट। ये क्या आ गया इसका? एसआई यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट क्या लिखा मैंने? मीटर। और टाइम का एसआई यूनिट क्या लिखा? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गया? एसआई यूनिट, है ना? नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना कैसे आया? किसी का भी एसआई यूनिट हम इसी तरह से ला सकते हैं, बड़ा आसान है। क्या उसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो क्या करो? ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी, नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का क्या रख दो? एसआई यूनिट रख दो। जो नई फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, उसका एसआई यूनिट अपने आप आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? आगे भी हम ऐसा करेंगे, बड़ी बड़ी यूनिट्स हम ऐसे ही बना लेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नीचे लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। कभी कभी इसको देखो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो m अपॉन s है। ठीक है, s को अगर ऊपर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो कभी कभी बुक में m s की पावर -1, तो ये क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? आपको बार बार मुझसे नहीं पूछना है कि सर शीट में ऐसा क्यों लिखा है, फिर कुछ जगह ऐसा क्यों लिखा है। आ रही बात समझ में? आपको ध्यान रखना है, हर एक बुक में अलग अलग तरह से लिखा जाता है और मिक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। एग्जाम में भी आपको इस फॉर्म में भी लिखा आ सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा आ सकता है। हमने रियल नंबर में एक्सपोनेंट पढ़े ना, तो उसमें क्या सीखा आपने? यही सीखा, मीटर पर सेकंड है ना? क्या लिखा है? ये मीटर पर सेकंड लिखा है। कैसे? क्योंकि s अपॉन में है, और अगर s को हम ऊपर ले गए तो पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो मीटर पर सेकंड, वेरी सिंपल। क्लियर है क्या? चलो, तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी, इसको इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्पीड को हमेशा से ही डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो नीचे लिखेंगे इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। फिर और नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी, स्पीड ऑफ, सबसे पहले तो ये लिखो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड 0 कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब क्या आपने इसके बारे में सुना है क्या? स्पीडोमीटर क्या होता है, फिर ओडोमीटर क्या होता है, और एक होती है स्पीड गन। क्या आपने इन तीनों चीजों के बारे में सुना है? तो मैं बता देता हूं। ओडोमीटर वो जो क्या बताए, डिस्टेंस ट्रैवल बताए, है ना। ओडोमीटर वो जो डिस्टेंस ट्रैवल, अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो बताए। आपकी जो भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसमें ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर क्या बताता है, अभी तक जब से आपने गाड़ी खरीदी तब से अभी तक आपने कितने किलोमीटर चला लिए वो बताता है ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या बताता है, करंट स्पीड। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या बताता है, करंट स्पीड, आप किस स्पीड से चल रहे हो। डिजिटल भी आ गए आजकल, और पहले कांटे वाले चलते थे। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है, आपकी करंट स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रैवल टिल टुडे, है ना, जब से गाड़ी खरीदी। और स्पीड गन, स्पीड गन काफी कम लोगों ने देखी होती है और सुना होता है। स्पीड गन क्या होता है, जैसे मान लो कि हम यहाँ रोड पर खड़े हैं और सामने से कोई कार आ रही है, सामने से कोई कार आ रही है, हमको देखना है किस स्पीड से आ रही है। तो ऐसी गन शेप की होती है स्पीड गन, जिसके अंदर से वेव्स निकलती है। ठीक है, रेडियो वेव्स निकलती है। जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगा रेडियो वेव्स निकलेगी, दिखेंगी नहीं, है ना। और यहां पर जैसे आजकल वो चल रहा है ना, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, है ना, थर्मल गन, वैसे ही होती है स्पीड गन। तो बहुत दूर है गाड़ी, मतलब मान लो 500 मीटर दूर है, तो भी वो स्पीड गन को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे, और वो डिस्प्ले में बता देगी कि जो गाड़ी आ रही है इसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो स्पीड गन कौन यूज करता है, ट्रैफिक पुलिस। स्पीड गन ट्रैफिक पुलिस हाईवे पर यूज करती है। हाईवे पर जहां पर लिमिट होती है, स्पीड लिमिट होती है। एमपी में तो मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं, मैंने कर्नाटका पुलिस के पास देखा था। कर्नाटका पुलिस, आई वॉज इन टैक्सी, और वो टैक्सी काफी स्पीडली चला रहा था, बहुत ज्यादा भी नहीं था, बट वो रोड की स्पीड थी 60 और वो गाड़ी चला रहा था लगभग 80 पर। तो पुलिस वाले ने सामने से स्पीड गन से इस तरह से करा और फिर वो ड्राइवर को रोक लिया। क्यों? क्योंकि वो ओवर स्पीड था। जो भी रोड की स्पीड लिमिट होती है उससे अगर ऊपर जाते हो तो हो सकता है यहाँ की पुलिस के पास भी हो स्पीड गन, तो आई थिंक सभी ट्रैफिक पुलिस के पास रहती होगी। किसी स्टेट की पुलिस यूज करती है, किसी स्टेट की पुलिस यूज नहीं करती है ना। वो तो स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन पूरे उसके ऊपर रहता है। तो वहां की पुलिस ने सीरियसली उसका चालान बनाया और प्रॉपरली। तो आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या चीज़ है, मैंने पहली बार देखा था और 5-6 साल पहले की बात है। तो काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़, है ना। तो स्पीड गन क्या होती है, जो गाड़ी की स्पीड बता दे, है ना। तो हम इसको 1 बाय 1 लिखते हैं। स्पीडोमीटर, इसमें लिख लोगे आप, स्पीडोमीटर टेल्स अस अबाउट द करंट स्पीड ऑफ आवर व्हीकल। स्पीडोमीटर tells us the current speed of our vehicle। ठीक है, नेक्स्ट ओडोमीटर। पॉज कर सकते हो आप स्क्रीन, अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज कर लो आराम से, है ना। ओडोमीटर, इट शोज डिस्टेंस कवर्ड, इट शोज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल टिल द डेट। इट शोज, ओडोमीटर के लिए क्या लिखेंगे, इट शोज total distance covered by the vehicle till the date। speed gun, it shows us current speed of the vehicle coming towards us। it shows us या it tells us, it measures भी लिख सकते हैं, it measures the current speed of the vehicle कमिंग टूवर्ड्स अस। ठीक है,
ये अल्ट्रासाउंड के फिनोमेना पे भी वर्क करता है स्पीड गन, है ना। ये स्पीड गन अल्ट्रासाउंड के फिनोमेना पे भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो वो सब हम साउंड चैप्टर में देखेंगे, है ना। और वेव्स का कॉन्सेप्ट तो आपको हायर क्लासेस में होता है। तो आपने स्पीड के लिए सब कुछ लिखा, स्पीड गन, ओडोमीटर वगैरह सारी चीजें लिखी। लिखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है ये भी लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखा सभी ने। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया सभी ने, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो अब एक चीज़ बताता हूं मैं आपको कैसे कन्वर्ट करेंगे किसको, स्पीड को, है ना। ये रफ कर दूं, ध्यान से देखेंगे। तो अगर आपके पास स्पीड दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर, और आपको मीटर पर सेकंड में जाना है। मीटर पर सेकंड क्या है, एसआई यूनिट है, स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अगर आपको किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दोगे, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1 किलोमीटर पर आवर में, है ना, कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। क्लियर है। अब अगर आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है। मान लो 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और मैंने बोला कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, तो देखो 18 को यहां भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 18 को, तो 18 यहां आ गया। 5 को यहां भेज दो तो 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात, ध्यान से देखा आपने। क्या 1 किलोमीटर पर आवर को अपने को देखना था कि हाउ मेनी मीटर पर सेकंड आर देयर, तो हमने क्या किया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, ठीक है। लिखा, सॉल्व किया, तो क्या आया अपने पास आया पहला ये कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड्स होते हैं, ठीक है। दूसरा रिजल्ट आया हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होते हैं। क्लियर है क्या अच्छे से। तो मैं प्रिफर करता हूं इसको कैसे याद रखना, अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है ना, बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, तो आपको छोटा नंबर ऊपर रखना है, यानी कि 5 और 18, 18 और 5, तो छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे। अगर आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो छोटा नंबर ऊपर, और आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर, ठीक है। इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में अब, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, स्कूटरिस्ट, स्कूटर चलाने वाला स्कूटरिस्ट, साइकिल चलाने वाला साइकिलिस्ट, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, अ स्कूटरिस्ट
covers a distance of 3 kilometer in 5 minutes. A scooter race covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Full stop. Calculate. Full stop. Calculate his speed. Calculate his speed in पहला सेंटीमीटर पर सेकंड. कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड. दूसरा इन मीटर पर सेकंड. तीसरा इन किलोमीटर पर आवर. तो हमसे क्या बोला है कि स्कूटर वाला है जो कि 3 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है. 3 किलोमीटर कितने मिनट में ट्रैवल कर रहा है? 5 मिनट में. तो आपको स्पीड निकालनी. स्पीड निकालना तो हम जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है. बट यहां पर क्या बोला है हमें कि आपको स्पीड 3 यूनिट्स में निकालना है. सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है और किलोमीटर पर आवर में निकालना है. ठीक है. क्या स्पीड का फॉर्मूला सभी लोग जानते हो अच्छे से. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले क्या गिवन है हमें? डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो? 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर को मैं मीटर में लिखूं. मीटर में कितना होगा? 3 किलोमीटर 3000 मीटर. ठीक है. अब सेंटीमीटर में भी लिख लेता हूं. तो मैं क्या जानता हूं? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है. तो मीटर में 3000 है, तो 3000 के आगे 2 जीरो और लगा दिए, ये सेंटीमीटर में आ गया. ठीक है. तो डिस्टेंस किलोमीटर में दिया था, मैंने मीटर में और सेंटीमीटर में लिखकर यहां पर डिफाइन कर दिया. अब मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं कभी भी. ठीक है. अब हम एक एक पार्ट करते हैं. टाइम. तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे. अभी हम डिस्टेंस लिखा. टाइम कितना है? 5 मिनट्स. चेक कर लेता हूं, गलती हो जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा. 3 किलोमीटर और 5 मिनट, 5 मिनट. तो 5 मिनट्स को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड? 5 6 30, 300 सेकंड्स. आई कि नहीं बात समझ में? मिनट्स में तो आपको निकालना नहीं, या तो सेकंड्स में या फिर आवर्स में. ठीक है. और आवर्स में मैं फेवर में नहीं हूं इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के. क्यों? क्योंकि अभी अभी जो कन्वर्जन सीखा वो कब काम आएगा फिर. ठीक है. तो पहला पार्ट हम करते हैं. पहला पार्ट में यहां करता हूं. डेटा ये यूज करेंगे. डिस्टेंस और टाइम हमने डिफाइन कर दिया है. पहला पार्ट सेंटीमीटर पर सेकंड में. तो फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले आपको. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बिल्कुल तरीके से चलना है, शॉर्टकट तो मारना ही नहीं है, भूल जाओ शॉर्टकट. सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर में डिस्टेंस कितना है लिख लिया हमने, 3 और 5 बार 0. टाइम कितना सेकंड में लेना पड़ेगा मुझे, तो 300. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 3000 बाय 3 विच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड. कोई डाउट इसमें? बताओ अगर कोई डाउट हो तो. सेकंड पार्ट. अगेन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फॉर्मूला तो लिखना ही है आपको, ध्यान रहे. फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा. सेकंड पार्ट में आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है. मीटर में कितनी है डिस्टेंस? 3000. टाइम सेकंड्स में कितना? 300 ही रहेगा. तो 0 से 0 कटा, क्या आया? 10 मीटर पर सेकंड. क्या आया? 10 मीटर पर सेकंड. तीसरा किलोमीटर पर आवर में. तो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला ना लगाकर हम कन्वर्जन लगा सकते हैं. ठीक है. हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला लगाकर कन्वर्जन लगा सकते हैं. वी नो दैट 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. हमारा क्वेश्चन यही था, इसमें कोई डाउट तो नहीं है. यही क्वेश्चन था हमारा कि आपको इन तीनों यूनिट्स में कन्वर्ट करना है. तो पहला और दूसरा हमने फॉर्मूला लगाकर करा. तीसरे वाले में हम क्या करने वाले हैं? कन्वर्जन यूज करेंगे. ठीक है. तो जो थर्ड पार्ट है वो देखो.
थर्ड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं, यहां पर लिख दो वी नो दैट 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। कैसे आया ये मैंने अभी कन्वर्ट करके बताया आपको, इसको याद करना है, याद कर लो क्योंकि ये काम आता ही है, ठीक है, याद कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा। 18 और 5 का तो खेल है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा वाला ऊपर, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास ऑलरेडी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, 5 2 जा, तो स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो जैसे हमने स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा कर करा है, वैसे भी आप कर सकते हो। उस केस में आपको आवर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी बता देता हूं मैं, 5 मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 5/60 आवर्स, ठीक है, यानी कि 1/12 आवर्स ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके फेवर में मैं नहीं हूं क्योंकि इसमें काफी गलतियां होती है। आप सबसे बढ़िया मेथड है, मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 का क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्लियर है। अब ये मत सोचना कि 18/5 पता नहीं होगा किसी को, स्कूल में हम अप्लाई कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत कर देंगे, काट देंगे, नहीं, सभी को पता रहता है, सारे टीचर्स को पता रहता है जो फिजिक्स पढ़ाना जानते हैं कि 18/5 और 5/18 क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, क्यों डिवाइड किया जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 18/5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है अच्छे से, पक्का। चल, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, है ना, आज यहीं तक पढ़ते हैं। आपने शीट डाउनलोड कर ली होगी, नहीं की है तो ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद कर लेना, अभी ऐसे ही लिख लो। जो शीट है वो आपके अनाउंसमेंट में आ गई होगी मोशन नाम से, जिसके अंदर 3 पेज में तो मोशन 1 है और 4 5 6 में टोटल कितने पेजेस हैं, 7 पेजेस हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट 3 पेजेस पर मोशन 1 है, ऐसी हेडिंग डली हुई है मोशन 1, और फिर 4th पेज से मोशन 2 है, ठीक है। तो मोशन 1, पेज नंबर 1 मोशन 1। आप इसको देखकर बिल्कुल भी शॉक्ड मत होना या फिर आपको अजीब ना लगे। जो क्वेश्चन नंबर है आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं है ना। तो ये कोई प्रिंटिंग एरर नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि इसके पहले का कुछ छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है, क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं और बाकी के इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो 21 से स्टार्ट है, और वैसे ही मोशन 2 में भी 1 से स्टार्ट नहीं है, 17 से स्टार्ट है, ठीक है। तो उसको देखकर ऑड फील मत करना, वो ऐसा ही है इसमें, ठीक है। चलो, तो होमवर्क लिखेंगे मोशन 1 में, पेज नंबर 1 मोशन 1, ट्वेंटी थ्री 24, फिर नीचे 37 का सी वाला, 23 24 बड़ी आसान है, 37 का सी, 37 का सी, 23 24 और 37 का सी वाला, ठीक है। अब पेज नंबर 3 पर आ जाओ। पेज नंबर 3 पर 55 56 55
56, 57, बस। ठीक है, तो कितने, 3 क्वेश्चन आगे 3 क्वेश्चन पीछे, टोटल 6 क्वेश्चन, वो भी बड़े आसान आसान से। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन कैसा है। कैलकुलेशन आपका फास्ट है और बड़ा ही अच्छा है तो आप फटाफट से कर लोगे। 6 क्वेश्चन में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले। और अगर आपका कैलकुलेशन ढीला है, फास्ट नहीं है ना, धीरे धीरे कैलकुलेट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको आधा घंटा भी लग सकता है। ठीक है, बट अगर आपको आधा घंटे से ज़्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको आपको डिस्कस करना चाहिए मेरे साथ में कॉल करके। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आप आधे घंटे का होमवर्क के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लगा रहे हो ना, या तो आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, या फिर आप इतने ज़्यादा स्लो हो। क्यों? क्योंकि कभी आपने स्पीड पर काम ही नहीं किया है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो अभी डिस्कस करने का बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, अभी मैं आपको सोचकर अच्छे से बता भी दूंगा, मेरे पास भी काफ़ी टाइम है आपके लिए हमेशा टाइम है मेरे पास, बट अभी बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। ठीक है, आगे चल के क्या होगा, टेस्ट होंगे, टेस्ट कॉपी चेक करना है, ये करना है, वो करना है, काफ़ी सारी चीज़ें, टेस्ट पेपर बनाना है ना। आपका टेस्ट भी होगा, रियल नंबर आप खत्म कर लोगे, उसके बाद टेस्ट भी होगा आपका। तो आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वो डिस्कस करते रहोगे ना फोन पर। ठीक है, चैट पर लिख दो आप, मैं कॉल बैक कर लूंगा आपको। ठीक है, बट आपको पहल करनी होगी, आपको बताना होगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, अगर आप आपकी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे तो आई वोंट आस्क यू। क्लियर है? चलो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। जितना पढ़ाया उतना रिवाइज जरूर करना, तभी आगे का समझ में आएगा। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, साइंस का कोई भी टॉपिक हो, जब तक पुराना रिवाइज नहीं करोगे आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैथ्स में पुराना प्रैक्टिस करना होता है, जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो प्रैक्टिस करना होता है, बट साइंस में एक बार रीड करना होता है, रिवाइज करना होता है, रिकॉल करना होता है नेक्स्ट क्लास के पहले, तभी आगे का समझ में आता है। तो नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल्स हैं, स्पीड और एवरेज स्पीड से रिलेटेड, वो सारे हम करेंगे। अभी जो इस क्लास में करवाया है वो आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई है वो सब समझ में आया है आपको अच्छे से? मैंने बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ाया। फर्स्ट क्लास थी मोशन की, एकदम बेसिक था। इसको आप एक बार नहीं समझ में आता है कुछ तो पीछे करो, वापस से सुनो, वापस से समझो और ट्राई करो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो। और इस बार फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में भी, बट केमिस्ट्री में उतना ज्यादा नहीं है, फिजिक्स में तो हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, उसका सामना करना है, और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।